नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं एक शराबी हूँ। हाय केवल एक अनिरुद्ध। कृपा है जो आपके ज़रिए काम करती है, एक सुंदर कार्यक्रम और फेलोशिप। परिवार का साथ। ज़िंदा हूँ और एक उपयोगी जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों। दरअसल मेरा जीवन क्या था, बीच में क्या हुआ, अब मैं क्या हूँ, ये विजय भाई ने बहुत कम शब्दों में बता दिया, उससे पहले मुकेश भाई ने बता दिया। उससे पहले जो भाई थे उनका नाम मैं नहीं जान पाया, उन्होंने उनकी शेयरिंग में भी वही था। मैं बस थोड़ा-सा विस्तार से वही चीज़ें बताने जा रहा हूँ। और विषय चुनने का जहाँ तक मुद्दा है, यार बड़ा अचरज होता है, वो है ना कि मैं ऐसा क्यों हूँ? कई बार ये सवाल आया था। तो क्यों ये तो मालूम नहीं लेकिन पहले से हूँ यार। बहुत बचपन से मैं देखता हूँ, ये ब देखना खुद को कि क्या किया है मैंने, क्यों किया है, इसके पीछे वजह क्या है, ये भी ए के बाद भी समझ में आया। तो जब पलट के देखता हूँ, तो बचपन से देखता हूँ कि जो चीज़ें मेरे लिए अच्छी थी, वो मैं टालता आया। जो भी मेरे लिए अच्छी बातें बोली गई, समझाई गई, उनको मैंने कभी नहीं माना और जो मुझे बताया जाता है कि बेटा ये नहीं करना, वो करने में मेरे को मज़ा आता था। ये बचपन से ही था, कि जो मना किया जाए, उसके लिए मन ललचा जाना और सिर्फ ललचाने की बात नहीं, वो करना और उसी में मज़ा आना। बोला जाता था कि मेहनत अच्छी है, लेकिन मुझे अच्छे शॉर्टकट्स ही अच्छे लगते थे, कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए और वो जल्दी से जल्दी चाहिए, अभी के लिए अब चाहिए और उसके लिए मैं कुछ भी कर जाऊँ, नियम तोड़ दूँ, जो बोला गया है कि इन चीज़ों का पालन करूँ, वो नहीं करूँ और इसी में मुझे लगे कि यार मैं बहुत स्मार्ट हूँ, औरों से बुद्धिमान हूँ। ये भ्रम मुझे था और सालों तक था, एए में आने तक था। लेकिन औरों को भी लगता था यार कि मैं बुद्धिमान हूँ, स्कूल में मुझे बोलते थे टीचर लोग कि यार तू पहला नंबर ला सकता है, तू क्यों नहीं आ रहा है? माँ की इच्छा थी कि यार मेरिट में आ तू 10वीं में, आईएएस ऑफिसर बन सकता है, ये बन सकता है, वो बन सकता है। और मुझे भी लगता था कि मैं बन सकता हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए पढ़ाई करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती। मुझे ये सब बातें अच्छी नहीं लगती थी यार, मुझे टाइम पास करना अच्छा लगता था। हर साल ये होता था कि मुझे आगे की बेंच पे बिठाते थे और मैं 2-3 दिन में कुछ न कुछ बहाना बना के लास्ट बेंच पे पहुँच जाता था और जानबूझकर कोई न कोई शरारत करता था। और मेरे क्लास के लड़के भी और लड़कियाँ खासकर इंतज़ार करती रहती थी कि अनिरुद्ध आज क्या कारनामे करेगा। और मेरा ध्यान उसी में रहता था कि आज नया ऐसा क्या करतब दिखाऊँ कि सारे ना लोगों की नज़रें मुझ पे हो। तो वो कुछ न कुछ नया मैं इस तरह से करता था, वो भी ऐसी टीचर, ऐसे सर की क्लास में करता था जहाँ मुझे मालूम था कि माइल्ड पनिशमेंट होगी, मारा नहीं जाएगा, मार भी खाई, लेकिन कुछ न कुछ ऐसा करता था जिससे मुझे गेट आउट कहते थे और मैं बड़े स्टाइल से एकदम शानदार जैसे मैं कोई हीरो हूँ, तो ऐसे क्लास से बाहर जाता था, वो लड़कियाँ भी देखती थी कि क्या गट्स है और मुझे लगता था कि मैं हीरो हूँ, मैं बहुत है ना बाकी के लड़कों में गट्स नहीं है और मुझ में देखो कैसे गट्स हैं। तो ये मतलब जे जो टाइम था कि अपनी ज़िंदगी की कुछ नींव रखूँ, वहाँ पे मुझे इन तब से इन चीज़ों में बड़ा मज़ा आता था। यही बात आगे बढ़ी। अच्छा मुझे टीचर लोग बोलते थे, समझाते थे, कि "यार ऐसा मत करो, तुम अच्छे हो, होशियार हो, बुद्धिमान हो, थोड़ा-सा ध्यान दोगे तो अच्छा होगा।" घर की परिस्थिति भी ऐसी थी, अल्कोहलिक बैकग्राउंड था। पिताजी बहुत शराबी के अधीन हो चुके थे, ज़िम्मेदारियाँ थी, दुकान थी। तो घर का भी ये माहौल ऐसा था कि यार मेरे पास वैसे कोई चारा नहीं था, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूँ, अच्छी नौकरी करूँ या जो कुछ करूँ। लेकिन वो एकदम अर्जेंट नीड थी घर की, लेकिन तब से ही मुझे कोई वैसा लगता नहीं था कि यार मैं कुछ है ना घरवालों की सोचूँ या ये कोई सोचूँ, अपने में मस्त मगन था। तब से लेके ज़िंदगी में अलग-अलग मोड़ पर ऐसा कई बार हुआ कि लोगों ने मुझे समझाने की कोशिश की कि तुम गलत जा रहे हो। मदद भी की, अच्छी सलाह दी, सलाह देकर नहीं रुके, हाथ बढ़ाया आगे। ये जो था कि मुझे बार-बार लोग ऐसे मिले, दोस्त ऐसे मिले, हितैषी ऐसे मिले कि जिन्होंने मुझे समझाने की और मदद करने की कोशिश करी, लेकिन मैंने उनकी मदद को अवॉइड ही नहीं किया, मैंने उनको भी अवॉइड करना चालू किया। इसके पीछे मैं आज देखता हूँ कि 2 वजह थी। ये लोग अक्सर सोबर लोग थे या कम पीने वाले, माफ़क पीने वाले लोग थे। तो ये मेरे को अच्छे लगते ही नहीं थे, मुझे बोरिंग लगते थे। और दूसरी ये जो भी बातें बताते थे कि अनिरुद्ध ऐसा कर इससे तेरी लाइफ ठीक होगी, तो उसमें ना मेहनत, लगन और ईमानदारी की ज़रूरत थी। और ये सब चीज़ें मेरे लिए बहुत कठिन थी, क्योंकि मुझे हमेशा इंस्टेंट बातों का आकर्षण रहता है।
तो ऐसा नहीं है कि मैंने कभी मेहनत की नहीं दोस्तों, 42 साल का था जब मैं सोसाइटी में आया हूँ, तो उससे पहले मेहनत की नहीं है ऐसा नहीं है। मेरी पत्नी भी कहती थी कि यार अनिरुद्ध बहुत मेहनती है और एक ना एक दिन इसका सितारा चमकेगा। लेकिन आज जब मैं देखता हूँ तो समझ में आता हूँ कि मैं मेहनती नहीं था। 10 काम तो मैं यूँ ही अवॉइड कर देता था। 11वाँ काम जो मुझे पसंद आता था, मैं उसमें अति कर देता था। मतलब काम करना तो भी इतना अति करना कि घुस जाओ उसमें, कि बाकी किसी चीज़ का होश ही नहीं है बहुत। तो मैं मेहनती नहीं था, अति वाला था और यही अति करने की जो आदत है, वो शराब के बारे में भी हो गई। शराब मैंने पी, अच्छी लगी, उसका इफ़ेक्ट जो था वो अच्छा लगा। पहली बार लगा कि यार है ना कमज़ोर वो बिजली आती-जाती रहती है ना, कनेक्शन लोड शेडिंग में रहता था, डिम लाइट चलती रहती है और पहली बार लगा कि यार 100 का बल्ब एकदम जल उठा। तो शराब मुझे अच्छी लगी, ऐसा नहीं है कि पहले दिन से ही मैं रोज़ पीने लगा या दिन में पीने लगा। लेकिन मुझे वो जितना मैं पीता था उतना मुझे और उसकी बार जाने की इच्छा होती थी और फिर उसमें ध्यान नहीं रहता था, काम की ओर नज़रअंदाज कर देता था। शादी हो गई थी, तो घर में बीवी इंतज़ार कर रही होगी, अकेले रहते हैं, मुंबई से दूर 60 किलोमीटर पे घर था, कोई पहचान वाला नहीं था, फ़ोन नहीं था, लेट जाऊँगा डेढ़ 2 बजे, तो चिंता में होंगे वगैरह, ये बातें मुझे नहीं लगती थी। तो शराब, शराब, शराब उसी पे ध्यान टिका रहना, 24 घंटे शराब तो बहुत बाद में चालू हुई, लेकिन कहीं न कहीं मेरे जो 24 घंटे थे, वो काम के घंटे इस हिसाब से खत्म होते थे कि कब ये काम खत्म होगा, कब शराब पीने का समय आएगा, पैसे हैं क्या शराब के लिए? अगर नहीं है तो पैसे का जुगाड़ दिन भर में चालू करो। पैसे जेब में आ जाए तो आधी ठंडक और पूरी ठंडक तब जब अपन जाके टेबल पे बैठे। तो ये ऐसा चालू हुआ और फिर शराब के लिए किसी भी हद तक जाना, काम, घर, समाज के नीति नियम तोड़ना, हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करना, लेकिन शराब पीना। तो पहले क्वांटिटी कम थी, सिर्फ रात के समय पीता था, लोगों को एंटरटेन भी करता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अपन ये बोलते थे कि ऐसे पियो कि अपन को भी मज़ा आए और अपने पीने से दूसरों को मज़ा आए। तो पीता था तो गाने होते थे, शायरी सुनाता था, लोग वाह-वाही करते थे, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता था। दुनिया भर की बातों पर ज्ञान पेल देता था। शराब के टेबल पे मैंने बड़े-बड़े प्लान्स बनाए, दुनिया भर के लोगों को लताड़ा, उनकी आलोचना की, क्योंकि बाकी तो सब गलत थे, सही था तो सिर्फ मैं था। यहाँ शराब की टेबल पे पहली बार ना लोग दोस्तों मैंने ज़िंदगी में कंफर्टेबल महसूस किया, कि वहाँ पे जाऊँ तो जैसे दुनिया में सब कुछ ठीक है। दरअसल ये नहीं था, एक भ्रम था और उस दुनिया में मैं जी रहा था सपनों की फैंटेसी में पहले से बचपन से ही मेरे को अच्छी लगती थी, कि ज़िंदगी की सच्चाइयों को नहीं देख रहा हूँ, कि काम पे असर हो रहा है, घर में लोगों को तकलीफ हो रही है, तो पत्नी बोलने लगी, माँ बोलने लगी, कंट्रोल कर, ऑफिस में बोलने लगे कि यार रात को ज़्यादा हो गई क्या? आँखें कैसी है? चेहरा सूजा हुआ है, बास आ रही है, कंट्रोल कर। लेकिन ये जब बोलते थे तो मुझे बुरा लगता था। सुनता, सच्चाई को स्वीकार करता तो शायद जल्दी बच जाता। लेकिन मेरे हित की अगर कोई बात करे तो मैं उसी पे गुस्सा करूँ यार, क्योंकि बात बड़ी कड़वी होती थी। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी उसमें कि मुझे मानना पड़ता कि मैं गलत हूँ। कहीं न कहीं जीवन में मैं गलत कर रहा हूँ, शराब के मारे बाकी सारी चीज़ों पे मैं गड़बड़ कर रहा हूँ और ये गलत कर रहा हूँ ये मानना, तो मेरी ज़िंदगी में कभी पॉसिबल नहीं था यार। तो मेरे पास एक ही रास्ता था घरवालों को कोसना, ऑफ़िस वालों की बातों को हल्के में लेना, अब ध्यान रखूँगा आगे से नहीं होगा ये कहना और ऑफ़िस से बाहर निकलते ही नज़दीक के बार में जाके बैठना। ये चक्कर मेरे जीवन में बहुत जल्दी चालू हो गया था। दिन में रेगुलर पीना चालू नहीं था तब, लेकिन रोज़ अब पीने को ज़रूरी हो गया और पीता था तो रुक नहीं पाता था। आखिरी बंदा मैं ही रहता था कि जो बोल रहा है कि आने दो, आने दो, आने दो। लोग पी रहे हैं, टाइट होके जा रहे हैं और मुझे ये लगता था कि इतना पी लिया, फिर भी देखो हिल नहीं रहा हूँ मैं यार। तो मेरा स्टैमिना है, मुझे पीना आता है, लोगों को पीने की अकल नहीं है। लेकिन सब लोगों को दिख रहा था कि गड़बड़ है, ये शराब की ओर बढ़ रहा है और इसने कुछ करना चाहिए। ए का मैसेज भी मुझे बहुत जल्दी मिला था। 98 में मैंने दारू पीना चालू की और 2003 में ही मैसेज मिल गया था। जिस ऑफ़िस में काम करता था उसमें मेरा एक दोस्त था, तो उसके साथ में कई बार दारू पीने बैठा था और वो मुझे हीरो लगता था कि साला डरता ही नहीं था, कहीं भी घुस जाए, डॉन के ऑफ़िस में घुस जाए नगर वो सेवक के ऑफ़िस में घुस जाए, विधायक के ऑफ़िस में घुस जाए, जो चाहिए वो करे एक बार पीने के बाद और मेरे को लगता था क्या डेयरिंग बाज़ है यार।
तो उसके साथ मैं बैठता था और उसका पीना बहुत ज़्यादा हो गया, काम छूट गया, पत्नी छोड़ के चली गई और उसको ए का मैसेज मिला। वो एक ही मीटिंग में जाने लगा और शाम को मुझे मिलता था, अब उसके साथ अलग-अलग दोस्त दिखाई देते थे। सोबर लोग, उसकी उम्र से ज़्यादा लोग, उसकी उम्र से कम लोग और ये इसको देख के मुझे अचरज होता था कि यार ये काम खत्म होने के बाद हमेशा तुरंत बार पे जाता था, लेकिन ये अभी पार्क के चक्कर लगा रहा है और मुझे मिलता था तो मुझे उसने बिल और बॉब की कहानी बताई, मुझे उसने मीटिंग के बारे में बताया, मुझे उसने ये भी बताया उसके साथ और 2-3 बंदे थे कि यार एक बार तुम मीटिंग आओ। और मुझे इतना गुस्सा आया, अंदर दर्द से मैं तिलमिला गया कि मेरा क्या संबंध है यार, तूने दारू पी के खराब की है ज़िंदगी, तेरी वाइफ छोड़ के चली गई है, तेरी को नौकरी से निकाल दिया है, मुझे क्यों बता रहा है ये? लेकिन उस दोस्त ने भी और उसके साथ आए लोगों ने तभी पहचान लिया था, जब मैं फ्रीक्वेंट ड्रिंकर हुआ था, एकदम रोज़ कभी-कभार उसमें नागा भी हो जाता था, लेकिन दिन में पीने वाला नहीं था, तभी उन्होंने पहचान लिया था, कि ये असली शराबी है यार, नॉर्मल नहीं है। और 5 मिनट में मीटिंग थी एक ही। उसने बोला कि सिर्फ एक बार आ रही है यार, कुछ नहीं बोल रहे हैं तेरे को, एक बार मीटिंग अटेंड कर और फिर तुझे नहीं लगता है तो मत आ। लेकिन मैंने वहाँ जाने का कष्ट नहीं लिया। उस दोस्त के बारे में दोस्तों कुछ साल बाद मुझे पता चला कि वो रेलवे ट्रैक पे पाया गया। ये तो बहुत बाद में पता चली बात, लेकिन तब मुझे उस दोस्त का अब उदाहरण देने लगे मेरे ऑफिस में। कहीं न कहीं तुलना होने लगी। ये बोलने लगे कि तू उसके जैसा बनते जा रहा है। और ये जब बोलते थे लोग, ये मुझे पीने वाले तो लोग बोलते ही नहीं थे, जो नहीं पी रहे थे या कभी-कभार पीते थे, वही लोग बोलते थे, मेरे भले की बात कर रहे थे, लेकिन मैंने उनसे अवॉइड किया। मैं आज देखता हूँ कि जितने मेरे सोबर दोस्त थे, उन सब से मैंने धीरे-धीरे कन्नी काट ली, उनको सिर्फ़ काम के लिए फ़ोन करना, लेकिन अदरवाइज़ मैंने मिलना बंद कर दिया था। तो ये नहीं, ये पहली बार मेरे से डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हुआ था जिसकी ओर मैंने ध्यान नहीं दिया। तब मेरा करियर जस्ट एक टेक ऑफ ले रहा था। पीना भी चलता रहा, काम भी चलता रहा। ऐसे लग रहा था कि ज़िंदगी में आगे बढ़ गया हूँ, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा थी और लगता नहीं था कि कोई मुझे रोक पाएगा। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि यार मैं काम कर रहा हूँ, पी रहा हूँ, घर में बोल रहा हूँ कि मैं यार अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहा हूँ, लेकिन वो सब मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं धीरे-धीरे अपनी पत्नी से, अपने बेटे से, अपने भाई से, माँ से इमोशनली दूर होता चला जा रहा था। और मैं कितना भी डिनाई कर रहा हूँ, तो भी अंदर से मुझे ये एहसास हो रहा था कि नहीं यार गड़बड़ तो है, ब्लैकआउट्स होते थे। रात को आखिरी ट्रेन पकड़ी, 4 बजे नींद खुली, तो वो डिपो में चली गई है। वहाँ से चलते-चलते सुबह 6 बजे घर आ रहे हैं। काम पे नहीं जा रहे हैं, असाइनमेंट्स काम पे डिलीवर नहीं हो रही है, उसके लिए बहाने बना रहे हैं, उल्टियाँ हो रही है, हैंगओवर है, दूसरे दिन बहुत तकलीफ है, एसिडिटी है, धूप में निकलना पड़ रहा है, खड़े रहते नहीं बन रहा है, लेकिन काम पे तो जाना है, ये सब चालू हो गई थी और अंदर ही अंदर तो पता चल रहा था कि यार गड़बड़ कुछ है। और ऐसे में मैं किताबों का बड़ा शौकीन हूँ, सेकंड हैंड किताबों की दुकान पे था और वहाँ पे एक नीले रंग की किताब दिखाई दी मुझे। मैंने पढ़ा ये क्या है? तो अल्कोहल जहाँ पे भी दिखता था तो एकदम मेरा ध्यान आकर्षित हो जाता था और इसपे लिखा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। तो वो नीली किताब मैंने उठाई और पहला पन्ना खोला और उसमें कुछ ऐसा था कि शराब यार छोड़ना छोड़ा है जिन लोगों ने, उन्होंने कुछ लिखी है किताब। तो मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है यार, अपन ने इतनी किताबें पढ़ी है और उसमें से इतना ज्ञान लिया है, तो ये किताब पढ़ेंगे अपन और ये किताब पढ़ के दारू छोड़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा और पलट रहा था तो उसमें मैं देखता था कि एक शब्द बार-बार आ रहा था यार, ईश्वर, ईश्वर, ईश्वर। और ईश्वर का और मेरा 36 का आंकड़ा था बचपन से। तो जैसे ही मैंने ईश्वर पढ़ा, मैंने वो किताब बंद कर दी और पटक दी वहाँ पे, रखी भी नहीं, पटक दी कि हट, इस रास्ते अपने को जाना ही नहीं है। ये दूसरी बार था कि मुझे कहीं न कहीं वहाँ से भी 5 मिनट पे थी, मतलब रास्ता क्रॉस करना था, मैं जहाँ पे रहता था, मीरा रोड में, रास्ता क्रॉस करना था और एक ही मीटिंग थी। मुझे मालूम भी था ये कि कहीं न कहीं शराब प्रॉब्लम दे रही है और सॉल्यूशन इतने पास में था, लेकिन मैं उस मीटिंग में गया नहीं। आगे बढ़ता गया तो शराब भी बढ़ती गई। सक्सेस मिल गया तो सक्सेस मेरे लिए ज़हर बन गया, क्योंकि फुल्ली इन्फ्लेटेड ईगो, मैं जैसे चलाना चाहूँ वैसे दुनिया को चलाना चाह रहा हूँ। 12 घंटे काम कर रहा हूँ, काम जैसे ही खत्म मुझे बॉटल चाहिए, फिर कितने घंटे पी रहा हूँ मालूम नहीं और इससे काम पे गए, चक्कर चालू हुआ, पैसे आ रहे थे, घरवालों का मुँह बंद कर देता था और ये बढ़ता गया, शराब बढ़ती गई और फिर से मुझे लगने लगा कि यार लीवर अभी दर्द करने लगा है। और अब इसका कुछ करना चाहिए, मैं बहुत डर गया, पहली बार ऐसा हो रहा था और मैंने सुना था कि यार लीवर गया, तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मेरा ही दिमाग था कि नशा मुक्ति केंद्र में जाऊँ, घर में किसी को मालूम नहीं था रिहैब सेंटर, वहाँ पे रिहैब सेंटर में गया मैं
वहाँ कुछ बातें हुई, एक तो डिजीज़ कांसेप्ट बताई गई, दूसरी बात वहाँ ए के बारे में बताया गया। शाम को वहाँ पे 7 से 8 में बिग बुक की रीडिंग होती थी। 90 डेज़ 90 मीटिंग्स का फ़ॉर्मूला बताया गया कि यहाँ से बाहर जाओगे तो 90 डेज़ मीटिंग अटेंड करना और ऐसा कहा जाता है कि जो 90 दिन मीटिंग अटेंड करेगा, उसको शराब की प्रॉब्लम दूर हो सकती है। मुझे सुन के मेरे कान खड़े हो गए। मैंने कहा यार ये क्या अजीब तरीका है कि मतलब 90 मीटिंग अटेंड करूँगा और शराब छूट जाएगी, अच्छा है यार छूट जाएगी तो। एक मन ने एकदम से अंदर से आत्मा ये बोल उठी थी, लेकिन फिर दिमाग हावी हो गया। बोले यार सचमुच छूट गई तो? सचमुच छूट गई तो मैं शराब के बिना मैं जीवन को विजुअलाइज़ ही नहीं कर पाया था कि शराब के बिना कैसी ज़िंदगी यार? क्या मज़ा रहेगा? इतनी पहाड़ जैसी ज़िंदगी लग रही है मेरे को। तो मैंने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। सीरियसली सोचा लेकिन ध्यान नहीं दिया। उसी रिहैब काफ़ी सारी बातें बोल रहे थे, शक्तिहीनता है और समर्पण करना चाहिए और मैं अहंकारी हूँ और स्वार्थीपन है, ये है, वो है और मुझे ये सब बातें बड़ी बोर लग रही थी क्योंकि वो हार मानने की बात कर रहे थे कि मुझे हार माननी पड़ेगी और हार मानना तो मुझे कहीं पे पसंद ही नहीं था यार। मैं बाहर निकला, मैंने फिर से पी ली। उस वक़्त मेरे पास सब कुछ था, एक बहुत अच्छा करियर था, पत्नी थी, 2 बेटे थे, लोग अभी भी अच्छा मान रहे थे, नए-नए काम आ रहे थे, मतलब बहुत ज़्यादा बिगाड़ नहीं हुआ था लाइफ़ में। और वहाँ पे अगर मैं इन चीज़ों पे ध्यान देता जैसा उन्होंने बोला था कि रिहैब के बाहर निकलूँ, मीटिंग में जाऊँ, रोज़ जाऊँ और 1 दिन के हिसाब से तुम्हारी सोच भी ठीक हो जाएगी और तुम्हारी ज़िंदगी भी ठीक हो जाएगी। लेकिन बाहर निकलते ही जो पहला बार मिला मैंने, वहाँ पे मैंने पी ली। तो मुझे लगा कि यार अब मैं ढंग से चीज़ें समझ गया हूँ, ये बीमारी, ये एलर्जी मेरे को समझ में आ गई है, अब मैं ध्यान रखूँगा पूरा और अगर ध्यान रखूँगा तो ये एलर्जी काम कैसे करेगी? 2 पेग पीऊँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 पेग पीऊँगा और अब मुझे मालूम है कि उससे ज़्यादा से प्रॉब्लम होने वाली है, तो रुक जाऊँगा, दूसरे दिन पीऊँगा यार और ऐसा रोज़ करूँगा मैं, तो ये प्रॉब्लम होने ही नहीं वाली है। लेकिन ऐसा था नहीं, वो सेल्फ नॉलेज कोई काम नहीं आया। मैंने पहले से ज़्यादा खतरनाक पीना चालू किया, क्योंकि कहीं न कहीं वो एक ही आत्मा, वो बीमारी का कांसेप्ट, वो अंदर जाके बैठ गया था। अब मैं पीता था तो मज़ा नहीं आता था और मैं और ज़्यादा पीने लगा। जब दूसरे रिहैब का टाइम आया, दूसरे रिहैब के टाइम भी मुझे किसी ने अंदर डाला नहीं था। फ़र्क सिर्फ़ इतना था कि दूसरे रिहैब के टाइम काम-धंधा चौपट हो गया था, कोई मुझे काम की जगह खड़ा नहीं करता था। पत्नी बच्चों को लेके छोड़ के चली गई थी। मैं अपना जिस किराए के घर में रहता था, मेरे पास पैसे ही नहीं इतने थे कि मैं किराया दूँ या अपना खर्चा चलाऊँ। मैं अपने भाई के घर रहने गया था और वहाँ पे भी जाके तमाशे किए थे और मेरे पास कोई चारा नहीं बचा था। जब ऐसा हुआ कि मेरे पूरे खस्ता हालत हो गए, तब मैं ना बिल्कुल सोचता था कि कुछ भी करूँगा, अब मेरे को शराब छोड़ना है। तो वैसे मैंने फिर से कहा कि मुझे रिहैब में आप भेज दो। फिर से रिहैब में गया, वहाँ तब भी बोला गया कि मीटिंग जाओ, उसके अलावा कोई चारा नहीं है, यहाँ पे हम आपको 4 बातें समझा सकते हैं, लेकिन यहाँ से बाहर जाओगे तो एक ही मीटिंग में जाओ। लेकिन तब भी मैंने हार नहीं मानी। लगा कि पैसे कमाऊँगा, अब और अच्छी तरह से समझ गया हूँ, पिछली बार गलती की थी, इस बार गलती नहीं करूँगा। फिर से पैसे कमाऊँगा, फिर से अपना नाम करूँगा और पत्नी को और रिश्तेदारों को दिखा दूँगा कि अनिरुद्ध क्या चीज़ है। लेकिन इस बार भी सेल्फ नॉलेज काम नहीं आया। मुझे लगा था कि मैं बहुत सोच समझ कर कंट्रोल ड्रिंकिंग कर लूँगा, मतलब सब कुछ बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं बचा है, ना जिस्म बचा है, ना पैसे बचे हैं, ना रिश्ते बचे हैं, ना इज़्ज़त बची है, ना कुछ बचा है। सब कुछ बर्बाद करने के बावजूद मुझे लग रहा था कि इस बार वैसा नहीं होगा। मतलब पूरे पागलपन की ये सोच मुझ में इस तरह से उसने दिलो-दिमाग पे पकड़ जमा के रखी थी, कि अब मुझे कोई भी इंसानी ताकत बचा नहीं सकती थी। मैं दोस्तों सड़क पे आ गया, भाई ने भी घर से निकाल दिया, मैंने मजबूर कर दिया उसको। सड़क पे आ गया, सड़क पे रहने लगा और तब भी मुझे नहीं लगता था कि मैंने कहीं कुछ गलत किया है। मुझे यही लगता था कि साला एक न एक दिन ये ज़िंदगी का दाँव मैं पलटा के रखूँगा और मैं सबको दिखा दूँगा। वहाँ पे कुछ दिन गए, फिर से हालत खराब। इस बार पत्नी ने फिर से बुला लिया कि अब इंदौर आ जाओ, मुंबई में तो कुछ रहा नहीं है तुम्हारा। इंदौर आ जाओ और फिर से एक बार कोशिश करते हैं बच्चों के लिए। कहीं न कहीं मैं भी हिल गया अंदर से। गणेशोत्सव चल रहा था। ये गणेश चतुर्थी के दिन आई थी वो, तो ला वहाँ पे हम गए गए मुंबई में एक जगह और मैंने भी कहा कि चलो यार यहाँ का सब कुछ समेटते हैं, समेटने के लिए कुछ था नहीं, अपन गाड़ी में बैठना था और चुपचाप वहाँ जाना था, यहाँ थी, जहाँ पे वो खाने को मिलता था, ऐसी जगह जाने का था। और मैं सफ़र में मैंने यार बहुत सोचा और मैंने कहा कि क्या कर रहा हूँ मैं? मुझे पत्नी की पड़ी नहीं है, बच्चों की पड़ी नहीं है,
बस हो गया यार, कहाँ आ गया हूँ मैं लाइफ में अब। और मैंने पूरा संकल्प कर लिया कि बस अब जाऊँगा मैं, ज़िंदगी में एक नया चैप्टर चालू हो रहा है। अब मैं शराब नहीं पीऊँगा, शराब से किसी भी हालत में दूर रहूँगा। 4-5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा मैं इंदौर में आके सोबर रहा हूँगा, फिर से पीना चालू हो गया। फिर से वही सब झूठ बोलना, चोरी करना, बहाने बनाना, फिर पकड़ा गया तो आवाज़ चढ़ाना, उनको ही गलत इल्ज़ाम लगाना, उनको ही ज़िम्मेदार ठहराना, तमाशे करना, सब कुछ। मतलब एक बार ये हो गया कि पत्नी को और कोई चारा नहीं रहा, तो 100 पे नंबर उसने डायल किया, पुलिस आई, मुझे ले गई अंदर। फिर इन्हीं लोगों ने आके हाथ-पैर जोड़ के उनको छुड़ाया। मतलब सब कुछ बच्चे देख रहे थे, मतलब कहाँ से कहाँ आ गई थी लाइफ़। लेकिन मुझे एक बार दारू पी लेता था, तो मुझे कुछ सुध-बुध नहीं रहती थी। और दारू पी लेता था, उसके बाद की तो छोड़ो, इतना सब कुछ हो जाने के बाद दारू पीने क्यों जाता था? तो ये सवाल तो मुझे कभी इसका आंसर ही नहीं मिल रहा था। तो वो संकल्प जो भी लिया था, वो कहाँ गया, मुझे मालूम नहीं था। अब ये आखिरी बार हुआ कि मैंने बोला कि यार मेरे को जम नहीं रहा है, मुझे शराब से दूर तो रहना है, लेकिन फिर से रिहैब डालो। अब ये रिहैब का चक्कर जो था, ये कोई छूटने का नाम नहीं ले रहा था। लेकिन इस बार एक फ़र्क हुआ, कि रिहैब में गया, वहाँ पे अच्छा खासा टाइम रखा गया और ए के बारे में बहुत अच्छी तरह समझाया गया। और फिर से एक बार बोला गया कि यार यहाँ पे तो ठीक है, तुम फिज़िकली शराब से दूर हो। मैं बोलता था कि शराब की याद ही नहीं आ रही है यार, ये तो बहुत चमत्कार हो रहा है मेरे साथ। तो बोले कि तुम्हारे दिमाग को मालूम है यहाँ मिलने वाली नहीं है शराब, बाहर जाते ही याद आने लगेगी। और मुझे लगता था कि ऐसा मेरे साथ तो होगा नहीं। बाहर निकला, एक ही मीटिंग में गया, 29 दिसंबर 2016 का दिन था। चर्च में होती थी मीटिंग, रेड चर्च में हमारे यहाँ। मीटिंग में गया, 12-15 लोग थे, बहुत अच्छी तरह स्वागत किया। अनुभव बोलने लगे, वो बहुत ही मेरे जैसे लगे। पहली बार सालों बाद ऐसे लग रहा था कि अपने लोगों में आ गया हूँ। रोज़ पौने 7 बजे जाने लगा, मीटिंग अटेंड करने लगा, उसके बाद उनसे बहुत गप्पे मारने लगा और सबसे बढ़िया तो मैं खुश था कि यार शराब की याद नहीं आ रही है, ये तो अपने साथ बहुत अद्भुत चीज़ हो रही है। और मुझे यहाँ पे लेकिन बार-बार कुछ चीज़ें बोली जा रही थी इनडायरेक्टली, डायरेक्टली मुझे कोई नहीं बोल रहा था कि मैं गलत रास्ते पे जा रहा हूँ। लेकिन कुछ चीज़ें बोली जा रही थी, लेकिन मैं सुनने के लिए ही तैयार नहीं था। बिकॉज़ मैं जज कर रहा था लोगों को, हर एक की जो शेयरिंग थी, वो तौलता था और कुछ बातें बेसिकली मुझे पटती ही नहीं थी। मतलब ये आध्यात्मिकता अच्छी लगती थी, इंसान ने विनम्र होना चाहिए अच्छा लगता था, ईमानदारी में तो ईमानदारी हूँ, ये शराब ने कुछ गड़बड़ कर दी थी बीच में। एक्सेप्टेंस बिल्कुल एक्सेप्टेंस है, रोज़ बोल रहा हूँ कि मैं शराबी हूँ। लेकिन ये जो बोल रहे थे कि यार पहला शब्द जो होता था कि ईश्वर की कृपा से, अब मेरे मन में ऑब्जेक्शन यहाँ से चालू हो जाता था कि ईश्वर का क्या संबंध है यार इसमें? मैंने गलती की, मैंने गलत तरीके से शराब पी और अब मेरे को समझ में आ गया है, तो अब मैं शराब से दूर हूँ, सिंपल। दूसरी बात ये नहीं समझ आती थी कि बोलते थे कि आज के दिन शराब से दूर हूँ। मैंने कहा यार 8 साल हो गए बंदे को, लेकिन बोल रहा है आज के दिन शराब से दूर हूँ। मतलब ये मुझे लगता था कि ये रोज़-रोज़ वही रटना, यही सब करना, ये जो है ये गड़बड़ वाली चीज़ है, ये बेवकूफ़ों जैसा काम कर रहे हैं और मैंने जैसे कहा कि न पीने वाले लोग मुझे बोरिंग लगते थे। तो आइडेंटिफ़िकेशन लगी, अरे यार! ये शराब के बिना इतना अच्छा फिर से लाइफ़ में खड़े हो गए, ये बात अच्छी होने लगी, मुझे भी ज़िंदगी अच्छी करनी है फिर से, ये बात मंज़ूर थी। लेकिन रोज़-रोज़ ये क्यों बोलना? ये समझ में नहीं आ रहा था, मतलब बीमारी को ही कहीं से कहीं तक नहीं समझा था। बिकॉज़ तीसरी बात जो थी और मुख्य कारण, वो था दैट लर्किंग नोशन कि बोल रहा था मैं शराबी हूँ, लेकिन मन में कहीं न कहीं वो दबी-छुपी भावना थी कि यार अभी तो मैं मतलब चारों खाने चित हुआ हूँ, अभी मुझे कुछ दिन शराब से दूर रहना है, अभी मेरे को फ़ोकस दूसरी चीज़ों पे करना है कि फिर से काम कैसे चालू करूँ, पैसे कैसे कमाऊँ, घर की ज़िम्मेदारियाँ कैसे निभाऊँ और सब कुछ लाइफ़ सेट हो गई, तो उसके बाद यार मैं कुछ दिन जाने के बाद तो कंट्रोल ड्रिंकिंग कर सकता हूँ। 2 महीने में मैंने शराब पी ली और फिर से वही चक्कर चालू। मतलब ये गज़ब की बात थी दोस्तों कि हर इंसान को या पशु-पक्षियों को, यहाँ की चींटियों को भी और वनस्पति पौधों को भी प्रकृति ने या प्रभु ने एक बेसिक इंस्टिंक्ट दी है सर्वाइवल की, कि कोई भी वातावरण हो, कितनी भी प्रतिकूल परिस्थिति हो, उसमें मैं कुछ भी करूँ और सबसे पहले अपनी जान बचाऊँ। लेकिन यहाँ पे मैं था, जो बार-बार साबित हो रहा था कि शराब पी के 3 बार मौत के दरवाजे पे दस्तक देके आ चुका है तू। कई बार डॉक्टर ने बोला है कि अब मत पियो, लीवर तुम्हारा काम से चला जाएगा। बाकी भी एकदम हालत खराब हो गई थी, कोई काम मैं मेहनत का करने के काबिल नहीं रहा था। और ऐसी हालत में कि इतनी बार हुआ है ये कि जब मैंने बोला है कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ये शराब हटा दो यार, अब मैं ज़िंदा भी रहना मेरे लिए असहनीय हो गया है। उसके बाद भी मैं वही कर रहा हूँ कि जो चीज़ मुझे मौत के दरवाज़े तक ले जाएगी, 2 बार 3 बार लेके जा चुकी है और फिर भी मैं वही कर रहा हूँ कि मैं इस बार साला सक्सेसफुल रहूँगा, किसी न किसी तरह से शराब को झाँसा दूँगा
ए के बंदे बोल रहे हैं सो ठीक है, लेकिन ऐसा कैसे यार, दुनिया में साइंस ने इतना सारा प्रोग्रेस कर लिया है, इतनी खतरनाक-खतरनाक बीमारियों पे दवाइयाँ निकाल ली है और ये ए वाले, ये तो बस 4 मतलब एक किताब के सहारे ये सब बातें करते हैं। तो इनको क्या मालूम कि दुनिया में और कहीं क्या हो रहा है? और भी कई तरीके होंगे, लोगों ने कुछ काम किया होगा, कोई न कोई तरीका ईजाद किया होगा कि जिससे शराब अच्छी ढंग से पी जा सकती है। तो यही मेरे मन में पीना चालू किया और फिर से वही 2 महीने कहाँ के वो अच्छे विचार वाले और अच्छे ब बर्ताव वाले कहाँ चले गए मालूम नहीं, वही पुराना अनिरुद्ध, वही शराब, शराब के कारनामे और सबके जीवन का सत्यानाश। और एक बात ये हो गई कि ए में अब मैं जो 2 महीने अच्छा लग रहा था मुझे, बड़ा बोरिंग लगने लगा। अब मीटिंग सिर्फ बोरिंग ही लगने नहीं लगा, मुझे लगा कि ये फंदा मैंने कहाँ से गले में डाल लिया यार। अब ए के मेंबर फ़ोन करने लगे, घर में मिलने आने लगे। पत्नी को मालूम हुआ था ए के साथ दूसरी फ़ेलोशिप, तो वो उनके फ़ेलोशिप में जाने लगी, उनकी रेगुलर मीटिंग होने लगी और मुझे लगा कि यार अब तक मैं भला अच्छा आज़ाद था, मुझे जो मन में आया वो करता था और अब ये ए का जो है सीआईडी जैसे मेरे पीछे लग गए हैं। ऐसा कोई कुछ कर नहीं रहा था, लेकिन मुझे ये लगने लगा क्योंकि मुझे तो दुश्मनी मैंने कहा कि बचपन से मैं ऐसा हूँ कि जो मेरे भले की बात करेगा, अगर वो मुझे अच्छी लगी तो मैं लूँगा। लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी, उसमें मेहनत हो, उसमें ईमानदारी हो, उसमें लगन हो, उसमें कष्ट झेलना पड़े तो मुझे नहीं चाहिए रहता था, मुझे वो दुश्मन लगते थे, तो वो ए मेरा दुश्मन बन गया। ए के मेरे जो दोस्त मुझे मेरी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे, वो मेरे दुश्मन बन गए। तो ये मेरे को मीटिंग से दूर रहने के लिए मैं तरह-तरह के बहाने बनाने लगा। मैं ये करता था कि कोई काम निकालता था, इंदौर से बम्बई चले जाता था। मैं घरवालों को बोलता था कि मैं वहाँ जाऊँगा, मीटिंग्स भी मतलब मेरे प्रोफ़ेशन की भी मीटिंग करूँगा और शाम को वहाँ की मीटिंग जाऊँगा। और मैं ज जाता था और वहाँ पे बोलता था कि मैं मीटिंग अटेंड कर रहा हूँ, 2 मेंबर्स थे ए के, जो मैं कभी बाहर था त जाता था इंदौर से तो मुझे फ़ोन करके पूछते थे, "भैया मीटिंग जा?" और बाद में पूछते थे कि मीटिंग गया था क्या? तो मैं घर से तो लेता था पैसे कि मीटिंग जा रहा हूँ, लेकिन मैं बार में बैठ जाता था देसी कुत्ते पे और वहाँ पे शराब पीता था और मीटिंग नहीं जाता था, गया भी तो बोतल लेके जाता था और वहाँ पे भी मैं शेयरिंग कुछ न कुछ कर जाता था, लेकिन मेंबर्स को समझ में आता था कि इसकी गड़बड़ क्या चल रही है। वहाँ पे भी मुझे समझाया गया और फिर तो मैंने मीटिंग जाना पूरी तरह बंद ही कर दिया। और मुझे लगा कि अब मैं क्या करूँ कि जिससे मुझे मैं इनका पीछा छुड़ा सकूँ। मैं नौकरी कर लूँ, नौकरी पकड़ ली, दिन भर काम करूँगा, शाम को दारू पीऊँगा और घर जाके चुपचाप अपना खाना खा के सो जाऊँगा, तो वो हो नहीं रहा था। लेकिन कहीं न कहीं इस अनजान शहर में, इंदौर में मुझे और कोई जानता नहीं था, कहीं न कहीं वो ए का कोई साथी मिल जाता था यार। मैं उसको सामने अगर दिख जाता था, तो मैं उसको टालने की कोशिश करता था कि यार इसकी नज़रों में नहीं आऊँ। लेकिन वो मुझे देख लेता था, तो हँस के एकदम हाथ दिखाता था, आता था, गले मिलता था। मुझे लगता था कि यार इसको श रात के दारू की बदबू आ जाएगी और समझ में आ जाएगा, तो मुझे उससे गले मिलना नहीं रहता था। लेकिन वो गले मिलता था और बस इतनी ही बात बोलता था कि यार मीटिंग आ जा कभी-कभी। मैं बोलता था कि बहुत काम में हूँ यार, टाइमिंग जम नहीं पाती, लेकिन इस रविवार आऊँगा। और वो जब पलट के चला जाता था, तो मन में कुछ होता था यार। तो मेरे को लगता था कि यार कितने प्यार से मेरे से बात कर रहा है, मेरे हित की बात कर रहा है, मेरे को समझा रहा है और मैं ये क्या कर रहा हूँ कि उसकी बात नहीं मान रहा हूँ। तो कुछ न कुछ ये हो रहा था कि मैं यहाँ पे मेरे को आकर्षण तो जो था वो कायम रहा था, लेकिन दुश्मनी मतलब लव एंड हेट रिलेशनशिप हो गई थी और ये मेरा पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी क्योंकि मैं दारू जब पीता था, तब भी बातें सब वही याद आती थी कि बीमारी की बातें, एलर्जी की बातें। मैं अगर स्वार्थीपन मेरे को बता दिया था कि मैं किस तरह स्वार्थी हूँ, तो मुझे समझ में आता था कि गिनती के पैसे हैं, वो मैं घर में देने के बजाय मैं यहाँ पे दारू पीने बैठा हूँ, मैं काम पे नहीं गया हूँ, दारू पीने बैठा हूँ, मैं घर से पैसे चुरा के लाया हूँ, दारू पीने बैठा हूँ। मैंने सोचा था कि 1 क्वार्टर पीऊँगा लेकिन ये तो दूसरी चालू हो गई। मेंटल ऑब्सेशन समझ में आ रहा था और आध्यात्मिक शून्यता जो बोल रहे थे उसका मुझे पूरी तरह एहसास हो रहा था। और एक बात मेरे को बार-बार याद आ रही थी कि बोला है इन्होंने कि बीमारी के 3 अंत है यार। एक तो मैं जेल चला जाऊँगा, पागल खाने चला जाऊँगा या जब देर मेरी समय से पहले मौत हो जाएगी। पुलिस का लॉकअप वगैरह मैं देख चुका था, इंस्टीट्यूशंस में जाके आ चुका था और मेरी हेल्थ मुझे मालूम था कि बहुत जल्दी खराब-खराब होते जा रही है। तो ये सब मैं जो कर रहा हूँ अच्छा कोई मैं आते में बैठता था और कोई रिलैप्स बंदा अगर वहाँ पे मिलता था, तो मुझे उसके साथ बैठना अच्छा नहीं लगता था क्योंकि मैं देखता था कि कैसा चेहरा है, कैसा हुलिया इसने बना रखा है, किस तरह की बातें कर रहा है। और मुझे ये बिल्कुल समझ में आता था कि वो जो कर रहा है वही मैं कर रहा हूँ। मुझे उसमें वो अच्छा नहीं लग रहा है लेकिन मैं भी तो वही कर रहा हूँ और ये सब समझने के बावजूद मेरी ये मजबूरी बन गई थी कि यार मेरा पीना जारी रह गया था और मेरी हालत दिन-ब-दिन खस्ता होती जा रही थी, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे थे। पी के एकदम लास्ट स्टेज में थोड़ी भी पी लूँ तो मतलब घंटों उठूँ नहीं या फिर बहुत पी लिए फिर भी नींद नहीं आ रही है, कुछ-कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही है, हैलुसिनेशन हो रहे हैं। ये सब हो रहा था और क आखिर में कभी न कभी वो दिन आना था मेरा जो आ गया, जब जो मैं नहीं करना चाहता था कि सच्चाई का ईमानदारी से सामना।
वो मुझे करना पड़ा और मैं घुटने पे आ गया दोस्तों। और तब वो पल था जब मैंने पहले से धारणाएँ बना के रखी थी कि ईश्वर है कि नहीं, ये काम करता है, क्या नहीं, उच्च शक्ति वगैरह, वो कोई बात मेरे मन में नहीं थी और बिल्कुल घुटने पे आ गया और मैंने बोला कि यार रिहैब से इस बार निकल रहा हूँ, लेकिन बाहर क्या करूँगा तो मुझे मालूम है क्या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे से ये नहीं बन रहा है। मेरे को ये जीवन नहीं चाहिए यार, वही पीना, 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 अपने जीवन का सत्यानाश, दूसरों के जीवन का सत्यानाश, पीने में मज़ा नहीं मतलब सज़ा ये न पीना भी सज़ा और पीना भी सज़ा। मतलब सिक एंड टायर्ड ऑफ बीइंग सिक एंड टायर्ड। वो वाली हालत हो गई थी और मैंने कहा मुझसे इससे दूर रहना है, लेकिन ये शराब की चाहत मेरे मन में आ नहीं रही है। भगवान को मैं मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरे को इस तरह नहीं जीना है यार। मैं ईमानदारी से जीने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर तू है तो मेरी सुन ले। वो एक छोटा-सा एक्ट था जो मेरे को पहले से बोल रहे थे कि करना है। वो मैंने किया और वहाँ से चेंज दोस्तों चालू हुआ। मैं घर आया, तो मैं कहीं न कहीं बदला हुआ मैं था। मेरा दृष्टिकोण बदल गया था, घरवालों को अलग नज़रिए से देख रहा था, खुद को अलग नज़रिए से देख रहा था, क्या जीवन में मैंने किया है इन लोगों के साथ वो समझ में आ रहा था और अब जो आगे जीना है, वो यार अमेंड्स में जीना है ये बात समझ में आ गई थी। शराब से के पहले घूंट से दूर रहना है, ये समझ में आ गया था और मेरे उनके साथ जो बर्ताव था, उसमें चेंज आ गया। घरवालों को भी लगा कि यार ये तो एकदम टोटल चेंज है। विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है, कहीं नई चाल तो नहीं है इसकी। ये सब हो रहा था लेकिन जो मैं चीज़ें अभी थोड़ा-सा भाव बदल गया था, उसके बाद इतने दिनों में जो स बातें समझी थी, सुनी थी, पढ़ी थी, वो थोड़ा-थोड़ा भी अप्लाई कर रहा था, तो उसकी वजह से मेरे को अंदर बहुत संतुष्टि मिल रही थी। कहीं न कहीं एक शांति महसूस कर रहा था, कहीं न कहीं एक यूज़फुलनेस महसूस कर रहा था। सिर्फ़ आज के बारे में सोच रहा था, पीछे जो कुछ हुआ, बर्बादियाँ हुई, नाम खराब हुआ, सब कुछ हुआ, अब मुझे कोई नहीं पूछ रहा था, ये सब स्वीकार हो गया था। तो आज के दिन मैं कोरा बन गया था एकदम, कोई लोड नहीं, कोई टेंशन नहीं। आज का दिन मेरे को अच्छा रहना है, वो मैं अच्छी तरह से बिता रहा था और मज़ा आने लगा धीरे-धीरे उस जीवन में। शराब की याद नहीं आ रही थी लेकिन उस वजह से खुश नहीं था मैं इस बार। मैं खुश इस वजह से था कि मैं अंदर में बदलाव महसूस कर रहा था और ये जो मैं कर रहा हूँ, ये मैंने और करना चाहिए और शिद्दत के साथ करना चाहिए और ईमानदारी के साथ करना चाहिए, ये भाव मन में जागा था। तो काम भी मिल गया, छोटे-छोटे काम करना चालू किया, मेहनत के काम करना चालू किया। घरवाले अगर कुछ बोल रहे हैं उल्टे, अब रेड कारमेट कारपेट की ट्रीटमेंट नहीं कर रहा था, उनसे कोई अपेक्षाएँ नहीं रख रहा था, उनका गुस्सा उबल के आता था, तो भी मुझे उससे गुस्सा नहीं आ रहा था। समझ रहा था कि दिस इज़ द नेचुरल वे कि मैंने इतने साल उनके साथ जो किया है, अगर कभी-कभार वो मुझ पे बरस पड़ते हैं, तो ये एक तरीके से अच्छा ही हुआ कि मैं काम तो आ रहा हूँ यार, उनका गुस्सा निकल रहा है, मुझ पे ही निकल रहा है, तो उनको अच्छा लग रहा है उस वजह से। तो ये इन सब चीज़ों से घर का माहौल बदल गया, 4 पैसे कमाने लगा, जीवन को फिर से आकार लगने लगा, लेकिन इसमें 2 बातें थी। एक तो वो कहीं न कहीं लर्किंग लोशन अब भी मन में थी, कि यार कभी न कभी देखा जाएगा, आज नहीं सोचता हूँ मैं, बाद में कभी सोचूँगा। ये अभी भी साइंटिफिक दिमाग जो मेरे को मेरा लगता था, वो इस बात को मंज़ूर नहीं कर रहा था। और दूसरी बात ये लग रहा था कि अब तो यार मैं ठीक हूँ, मेरा बर्ताव भी बदल गया है, कहीं कोई अगर शराबी मिल गया, तो मैं उसको ये बीमारी और रिकवरी और ए का रास्ता दिखाऊँगा, लेकिन मुझे ए में इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। तो 1 साल पूरा होने तक मैं ए से थोड़ा-सा बच के ही रहा। रोज़-रोज़ कौन मीटिंग जाए यार। भगवान को आज भी मानता नहीं हूँ, लेकिन कौन बोलेगा कि यार ईश्वर की कृपा से मैं झूठ थोड़ी बोलूँगा कभी और सच बोलने का साहस नहीं। तो ये चीज़ें हैं मैं अवॉइड करने लगा, किनारे-किनारे रहने लगा। कोई मिलता था तो देखता था कि सोबर है और मैं बोलता था कि यार काम का टाइम नहीं जम रहा है। लेकिन एक बात मैंने ज़रूर की थी कि मैंने ये समझ लिया था कि अपने जीवन को मैं नहीं चला सकता हूँ यार। अपने बुद्धि से मैंने जीवन चलाया और अपने जीवन का सत्यानाश कर लिया, मेरे आस-पास के लोगों के जीवन का सत्यानाश कर लिया, तो मैं अपने हिसाब से नहीं चलूँगा। और 2 ए मेंबर्स को मैं बहुत मानता था, तो मैं उनकी सलाह से चलता था कि जो वो बोलेंगे वो आँखें मूंद के करूँगा, पसंद नहीं आता था कि क्या बोल रहे हैं, फिर भी मैं वो करता था और इस वजह से 1 साल मैंने पूरा कर लिया था, लेकिन फिर भी मीटिंग जाना नहीं चाहता था। अ और ऐसे में ही एक बड़ौदा से मेंबर आए हुए थे और रात को उनको सी ऑफ करने के लिए गए थे और उन्होंने कहा कि यार सब कुछ अच्छा है अनिरुद्ध लेकिन ये बहुत रिस्की चल रहा है तू और मीटिंग तो तूने अटेंड करनी चाहिए किसी हालत में। मैंने कहा कि ये ठीक नहीं है क्योंकि तुमको मालूम नहीं शराब है और बिल्कुल बेसिक बात बोली गई है कि पावरफुल है, कनिंग है, बैफलिंग है। तो तुम इस भ्रम में मत रहो कि शराब से दूर हो और कभी-कभार मीटिंग अटेंड करते हो, लोगों की मदद कर रहे हो थोड़ी बहुत, तो इससे तुम बच जाओगे, तुमने मीटिंग अटेंड करना बहुत ज़रूरी है।
तो मैंने ये बोला कि सर मैं क्या करूँ? मेरे को शाम को है ना बहुत काम रहता है मेरा और मीटिंग तो शाम की ही है। जैसे नागपुर में होता है, मुंबई में होता है, दिल्ली में होता है। वैसे अगर मॉर्निंग मीटिंग इंदौर में चालू हुई, तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तभी वहाँ पे एक मेंबर बैठे थे, उन्होंने बोला कि चल ना कल से मीटिंग चालू करते हैं अपन मॉर्निंग मीटिंग। अब मेरे पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं था। मैंने बोल दिया था कि सुबह मैं खाली हूँ और सुबह मीटिंग कर सकता हूँ और उन्होंने बोला कि कल से मीटिंग चालू करते हैं। दूसरे दिन से इंदौर में मॉर्निंग मीटिंग चालू हो गई दोस्तों। अब मैंने ही मॉर्निंग मीटिंग मैं ही उसमें शामिल था पहले से, तो मुझे जाना ही पड़ा। जाना पड़ा तो वहाँ पे मैं देखने लगा कि यार अच्छा लगने लगा मुझे। मैं जाता था मीटिंग मैंने ही खोलना है, मैंने ही वो लिटरेचर जमाना है, 3-4 ही मेंबर्स हैं, शेयरिंग बाकियों ने करना है तो मुझे भी करना पड़ेगी। बट करने लगा मैं तो मुझे अच्छा लगने लगा और ईमानदारी से शेयर करने लगा और एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग आ गई कि मैं कहीं का नहीं रहा था दोस्तों, ना मुंबई का रहा था, ना इंदौर का रहा था, ना कोई रिश्तेदार रहे थे, ना कोई दोस्त रहे थे। एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग थी कि ये इस एक जगह को मैं बिलॉन्ग करता हूँ, मैं यहाँ का हूँ। एक अपनापन, वो उस जगह से मेरे को हो गया और मैं फिर हफ्ते में 3 दिन मीटिंग जाने लगा, फिर शाम की मीटिंग भी जब जमती थी जाने लगा। मैं संडे को मीटिंग जाने लगा, पहली बार ईमानदारी से शेयरिंग करने लगा, जो अभी मैंने सुना कि शेयरिंग के लिए क्यों करना चाहिए। तो वो मेरे साथ होने लगा यार, शेयरिंग में ध्यान से सुनने लगा, अब जज नहीं कर रहा था, अब आइडेंटिफाई करने लगा। मेरे प्रॉब्लम्स भी दिखाई देते थे और ये भी दिखाई दे रहा था कि यार शेयरिंग में से वो क्या-क्या बता रहे हैं मेरे को सॉल्यूशंस हैं इसमें। और मुझे अच्छा लगने लगा, अब मुझे लगा कि बस इतना कर रहा हूँ तो ये इनफ है, अब तो ठीक है, अब बैलेंस हो गया। फिर लॉकडाउन आ गया, उससे पहले वर्कशॉप हुई एक भोपाल में और मुझे लगता था कि अब एए में इन्वॉल्वमेंट मेरी इतनी रहेगी। भोपाल में एक वर्कशॉप हुई ट्रेडिशंस की, तो मैं 2 बार मना चुका कर चुका था, यहाँ जाना, वहाँ जाना, भोपाल वर्कशॉप में गया और वहाँ पे मैंने देखा यार कहाँ-कहाँ से लोग आए हैं, है ना, मिनी इंडिया वहाँ पे था और जो मुझे जानते नहीं थे वो मुझसे मिलने लगे, मुझसे पूछने लगे, प्यार से बात करने लगे और वहाँ पे जो मैंने सुनी दो पूरे दिन भर जो-जो कुछ वहाँ पे सेशंस हुए, वहाँ पे मुझे पता चला कि यार मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं कहाँ आया हूँ। मतलब मैं ऐसी जगह आया हूँ जो किसी को नसीब नहीं हो, जन्नत है यार ये। जन्नत में आया हूँ और मैं इससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अपने सवाल को भी ढंग से नहीं समझ रहा हूँ और यहाँ पे जवाब जो रखे गए हैं मेरे को कि यार शराब से दूर होना एक बात है और उसके बाद दूर रहना अलग बात है और जीवन को एक बहुत खूबसूरत तरीके से जीना, ये मेन उद्देश्य है कि जिससे मेरे वो पहले मुद्दा अचीव होने वाला है और ये सब मेरे सामने रखा हुआ है, थाली में परोस के रखे गए हैं, बिल्कुल पंच-पकवान, लेकिन मैं उसकी ओर देख नहीं रहा हूँ। ये मेरे को पहला वाला ही जो है कि मेरे लिए सब कुछ दिया जा रहा है, लेकिन मैं उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मेरे लिए अच्छा है उससे बचने की कोशिश कर रहा हूँ। ये क्या पागलपन है यार? उस दिन मैंने देखा कि मैं चेंज हो गया और उसी मीटिंग में मुझे एक बंदा मिला, जो रिलैप्स होके आया था, नया बंदा था लेकिन वो हिल गया था। कहीं न कहीं उसको मुझसे आइडेंटिफिकेशन मिली होगी, उस दिन से उसने फ़ोन करना चालू किया यार मेरे को। तो मुझे पता चला कि यार मैं भी किसी काम का हूँ कि कोई जन मेरे को पूछ रहा है कि भैया ऐसा-ऐसा है, आज मेरे को ये फ़ील हो रहा है, मैं क्या करूँ? तो मैं उससे बात करने लगा, उससे मुझ में परिवर्तन आने लगा यार। मुझे एक बॉन्ड तैयार हुआ, फिर लॉकडाउन आ गया, लॉकडाउन में उसी बंदे ने बोला कि यार अपन ऑनलाइन मीटिंग चालू करते हैं, टाइम बहुत है, अपन बिग बुक रीडिंग करें क्या? तो अब मैं मना कैसे करूँ यार? मेरे जो में जो है ना ग्रैंडियोसिटी कि हाँ, हाँ, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ, वो ग्रैंडियोसिटी मेरे काम में आ गई यार। मैं ये करना नहीं चाहता था सब कुछ, ये बिग बुक रीडिंग और मीटिंग और रेगुलर ऑनलाइन मीटिंग वगैरह-वगैरह। लेकिन वो ग्रैंडियोसिटी काम आ गई कि मैं उसको मना नहीं कर पाया और बिग बुक रीडिंग का वो ग्रुप चालू हो गया। वहाँ पे 7-8 बंदे थे, उसमें से एक जापान का था, एक गुजरात से था, एक राजस्थान से था, हम एमपी से थे। वो धीरे-धीरे वो मीटिंग बढ़ती गई, 25-26 लोग हो गए, वहाँ पे स्पीकर मीटिंग चालू हो गई। मैं ए के मेन फ्लो में आ गया उस बंदे के कारण। मैं ए के मेन फ्लो में आ गया इस कारण कि मुझे मेंबर्स बोल रहे थे कि चल वर्कशॉप को यार, वहाँ चल तेरे को फ़ायदा होगा। तो ये जब-जब मैंने ए मेंबर्स की सुनी है तब-तब मेरा फ़ायदा हुआ है, एक बदलाव आया है, एक अगली पायदान पे गया हूँ, एक जीवन कहीं और आगे बढ़ा है। तो ये सब हो रहा था और लॉकडाउन फिर खुल गया, फिर तब तक कई लोग जुड़ चुके थे ऑनलाइन की वजह से ए के साथ और तब मुझे रतलाम और झाबुआ में सर्विस जाने को मुझे मेरे ग्रुप ने इंटर ग्रुप ने भेजा, तब मैं साथियों के साथ वहाँ जाने लगा। वहाँ पे बिल्कुल वैसे ही जैसे 2 साल पहले मैं टूटा-फूटा था कि रहने को घर नहीं, ठिकाना नहीं, वैसे भी लोग थे, अच्छे घर वाले भी थे, लेकिन उन्होंने फिज़िकल मीटिंग अटेंड नहीं की थी। उनको कुछ मालूम नहीं था और उनके साथ मेरे को भेजा गया, मैं अपने साथियों के साथ जा रहा था और उनसे बात करके मुझे अच्छा लगने लगा यार, वो जब कुछ पूछते थे और मैं अपना अनुभव बताता था, तो मुझे अच्छा लगने लगा कि यार मैं कहीं न कहीं यूज़फुलनेस जो बोला गया है कि यूज़फुल लाइफ़ में अगर बिताता हूँ, तो मुझे जो मिलता है, उसकी वजह से शराब की याद मेरे को नहीं आती है। मैंने कहा कि लर्किंग नोशन वो थी मेरे में, एक रिज़र्वेशन थी मुझ में कि यार कुछ दिन जाएँगे, उसके बाद मैं फिर से शराब पीने की ट्राई कर सकूँगा। लेकिन जब मैं ए के मेन फ्लो में आने लगा, मैं ए के मेंबर्स के साथ रहने लगा, मैं उनकी बातें सुनने लगा, मैं उन्होंने कही हुई बातें मानने लगा और एक्शन इज़ द मैजिक वर्ड हर चीज़ के लिए हाज़िर रहने लगा,
तब यार मेरे को ही नहीं पता चला कि वो कब चली गई वो बात जो मेरे मन में थी कि 3 साल में देखूँगा और 3 साल बाद में ट्राई करके देखूँगा। अब मेरे को 4 साल हो गए अप्रैल में दोस्तों आपकी कृपा से, ईश्वर की कृपा से, घरवालों के सहयोग से। लेकिन वो बात चली गई, कब चली गई मुझे पता ही नहीं चला। और जब वो रतलाम और झाबुआ में हम जा रहे थे और नए मेंबर्स पूछ रहे थे यार, उनको बड़ा उत्साह, उनको समझ में आ रही थी कि रिकवरी ये बहुत अनमोल चीज़ है यार, हर किसी को नहीं मिलती है। शराब पी के मेरे जैसा शराबी तो मर जाता, मैंने कहानी बताई अपने को। लेकिन जो मुझे मिला था उसकी असली कीमत मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। लेकिन मेरे उन भाइयों में देख रहा था कि जो तड़प थी कि यार मेरे को अब ये तरीका मिल गया है तो इससे मैं आगे कैसे बढ़ूँ? और पूछने लगे कि स्पॉन्सर क्या होता है? कैसे लेना है? क्या करना है? तो मैंने कहा कि इसका जवाब मैं क्या दूँगा? मेरे को तो शर्म के मारे मैं मुँह छुपाऊँ कहीं पे जाके, क्योंकि मैंने स्पॉन्सर लिया ही नहीं था तब तक। और उस वजह से मैंने गंभीरता से सोचा कि मेरे को स्पॉन्सर लेना है। मैंने स्पॉन्सर लिया, उनके साथ काम करना चालू किया। फिर जाके कहीं न कहीं एक डायरेक्शन मिली मेरे सोच को, जो मैं अपने ही मन से बना लेता हूँ चीज़ें कि ये ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो सब चला गया। वो सामने रखते हैं तो सिर्फ़ बिग बुक के प्रमाण को रखते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, पन्ना लेके जाते हैं, फिर मेरे जीवन को उसको ताड़ने को बोलते हैं। वो जब मैं पड़ताल लेता हूँ, तो मेरे को मेरा जवाब मिल जाता है। धीरे-धीरे एक-एक दिन के हिसाब से आगे बढ़ रहा हूँ इस बात में और मैं देखता हूँ कि अगर मैंने ये सब नहीं किया होता, कि मीटिंग्स रेगुलरली अटेंड करना, ईमानदारी से शेयरिंग करना और सुनना, सर्विस का जहाँ मौका है वहाँ पे हाज़िर रहना, ऑनलाइन मीटिंग्स है तो ऑनलाइन मीटिंग्स में और ख़ासकर जो-जो नए लोग आएँगे उनके साथ रहना, उसके बाद मेरे जीवन में पिछले 2 साल में इतनी बड़ी-बड़ी मुसीबतें आई हैं, कि मेरी शख्सियत तो दोस्तों ऐसी है कि थोड़ा-सा हवा का झोंका आ जाए तो सूखे पत्ते की तरह कहाँ के कहाँ जाके मैं बिखर जाऊँ। लेकिन आज उन मुसीबतों का वो फाइनेंशियल हो, वो रिलेशन से हो, वो बाकी सब चीज़ें हों, कई सारी चीज़ें ऐसे हुई मतलब हॉस्पिटलाइज़ेशंस हुए, ये हुआ, वो हुआ, हर तरीके का गंभीर से गंभीर प्रॉब्लम मेरी लाइफ़ में आ गया है। लेकिन मेरे को शराब पीने की इच्छा नहीं हुई एक और दूसरी बात इन सारी मुसीबतों का सामना मैं प्रोग्राम की मदद से, स्पॉन्सर की मदद से, आपकी मदद से बहुत अच्छी तरह से कर पा रहा हूँ, जो मेरे को बिलीव ही नहीं होता है। जब याद करता हूँ कि पहले प्रॉब्लम्स आते थे तो मैं क्या करता था। और तीसरी बात, मेरे को बिल्कुल कहीं से न कहीं से लगता नहीं है आज कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। कितने भी प्रॉब्लम्स आएँ, तो भी मुझे लगता है कि ये मुझे एक और मौका मिला है कि जो मैंने आप लोगों से सुना है, जो मैंने बिग बुक में पढ़ा है सॉल्यूशन के रूप में, जो मेरे स्पॉन्सर ने बताया है, वो एप्लाई करने का मेरे को एक और मौका मिल रहा है, तो दिन-ब-दिन मेरा फ़ेथ बढ़ता जा रहा है। और मैं देखता हूँ दोस्तों मैं उस जगह पहुँच गया हूँ, जहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था, एक तो लगा नहीं था, फिर लग रहा था कि पी-पी के मर जाऊँगा और दूसरी बात लगता था कि शराब छोड़ना पड़ी तो भी मैं खुशी से जी नहीं पाऊँगा यार। आज मैं देखता हूँ कि कोई भी दिन आए मेरी खुशी इस बात पे डिपेंड नहीं है कि मेरे जीवन में क्या हो रहा है, मेरे साथ कोई क्या कर रहा है, मेरे पास पैसे है या नहीं है। मेरी खुशी इस बात पर डिपेंड है कि मैं अपने प्रोग्राम को किस हद तक अप्लाई कर रहा हूँ। और एक बहुत यूज़फुल, एक बहुत ही उपयुक्त जीवन जीने का और वो सब चीज़ें देने का मुझे आपको बहुत शुक्रिया आप लोगों को सबको इस प्रोग्राम को, ये उस शक्ति को जिसने इस प्रोग्राम को बनाया, हम सब भाइयों को आपस में मिलाया कि यार जीवन एक दिन के हिसाब से दिन-ब-दिन खूबसूरत बनते जा रहा है। कल के दिन से आज अच्छा है और पूरा यकीन है कि मैं आज जैसी स्थिति अगर बना के रखता हूँ, तो आज से आने वाला कल बेहतर होगा। शायद मैंने टाइम भी क्रॉस कर दिया है दोस्तों और मेरा थोड़ा-सा प्रॉब्लम है कि थोड़ी डिस्टर्बेंस आ जाती है, तो मेरा ट्रेल ऑफ थॉट कहीं चला जाता है। तो मुझे मालूम नहीं गड़बड़ हुई होगी शेयरिंग और कहीं कुछ गलत बोल दिया होगा मैंने, तो दोस्तों माफ़ करें और आपने बिल्कुल धैर्य से सुन लिया, इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया। इन शॉर्ट यही है कि ये मेरी जीवन रेखा है जिससे मैंने बचने की कोशिश की, लेकिन आज के दिन मैं ये कोशिश करता हूँ, मैं अकेला नहीं मैं खुद को मानता हूँ दोस्तों यहाँ पे ग्रुप मीटिंग नहीं है लेकिन ईश्वर की कृपा से बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे अकेला नहीं हूँ, आप सब लोगों के साथ जुड़ा हूँ, आप सब लोगों की ताकत मेरे साथ में है एंड आई आई फील टोटली कनेक्टेड विद ये कि दुनिया में कहीं पे भी जाऊँ, मैं आप लोगों से कनेक्टेड हूँ और बेहतरीन ज़िंदगी जी रहा हूँ। थैंक यू दोस्तों।